हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? फटाफट कैसे हो जल्दी बताओ। और साथ ही साथ ये भी बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मैं दिख रहा हूँ? क्या आप मुझे सुन सकते हो? अगर दोनों ही चीजें हो रही हैं तो यार बहुत ही अच्छी बात है। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और साथ ही साथ इसमें एक और इंक्लूजन है आप लोगों के लिए, इसमें ईएम वेव्स भी है। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट तो है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। और जिन जिन को अगर इसके बारे में इंसाइट लेना है भाई, 3 क्वेश्चन आने हैं इससे। ये दोनों चैप्टर को बना लूं, 3 तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। इतना इजी टॉपिक है एसी का और ईएम वेव्स का कि आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यू चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हम खत्म करेंगे और सबसे कम समय में। जैसा कि मैं बोलता रहता हूं, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम राइट नाउ। और मैं उसी के साथ, आई नो आप सब पढ़ चुके हो, आपको एसी भी आता है, आपको ईएम वेव्स भी आता है, आपके पास बस थोड़े से इश्यूज हैं, थोड़े से आपके मिसिंग एंड्स हैं, लूज एंड्स हैं, और उसको हम आज के सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी लोग हो, प्लीज इस सेशन को एंड तक देखना। आपको काफी सारे इंसाइट मिलेंगे, काफी सारे पॉजिटिव इनपुट्स मिलेंगे, आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। और ओवरऑल बताऊं तो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एकदम सबसे कम समय में। ठीक है, सो आओ इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे पार्ट 1 में करेंगे एसी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें, और उसके बाद फिर हम ईएम वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है, और बहुत ही एकदम रॉकेट स्पीड से चलेंगे। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट ओवर देयर। गुड आफ्टरनून अपूर्व, हाउ आर यू? चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट से। ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को नॉर्मल बेसिस पे घरों में मिलता है, दैट बेसिकली इज एन एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई हम लोगों को मिलता है क्योंकि जनरेट भी आप करोगे तो एक जनरेटर के थ्रू टर्बाइंस में भी जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो भी ऑल्टरनेटिंग टाइप में होता है। ओके, अगर आपको याद ना हो तो इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो था ईएमआई। ईएमआई क्या बोल के चला गया था कि ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ डी फाइव वी बाई डी टी, राइट? माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी, यही बोला था ना? बिल्कुल। 5b की जगह क्या रखना है? 5b की जगह रखना है बी डॉट ए। बी डॉट ए रखोगे तो देखो ये आ जाएगा बी डॉट ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी बाई डी टी। ये है मेरा, ये सिंपल सी चीज है, यही है मेरा बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस थीटा, 5b हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, देखो ये आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ रहे हो बात को? ये आ गया मेरा ईएमएफ जनरेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन जो हो रहा है दैट इज एक्चुअली अ साइनोसॉइडल फंक्शन। और अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो वहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। मतलब ईएमआई और एसी इतने प्यार से रिलेटेड है ना कि क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है, सो आओ देखो, अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में बेसिकली आपके जो पोटेंशियल का सप्लाई होगा वो वेरिंग होगा, टाइम के साथ फिक्स नहीं होगा। वो साइनोसॉइडली वेरी कर सकता है, ट्रायंगुलर पैटर्न में वेरी कर सकता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में वेरी कर सकता है, किसी भी पैटर्न में वेरी कर सकता है। और उस पर्टिकुलर सप्लाई को हम एसी सप्लाई बोलेंगे। और इसी की डिटेलिंग में हमें जाना है, इसी के सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। एसी इतना आसान है और साथ ही इसका अगला जो है ईएम वेव्स, वो भी बहुत आसान है। तो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि नंबर बांटने के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू समझ लेते हैं। हम मोस्टली यहाँ पे साइनोसॉइडल वेरिएशंस के ही केसेस देखेंगे। किसके देखेंगे? हम यहाँ पे साइनोसॉइडल वेरिएशंस के ही देखेंगे, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर के नहीं देखेंगे। अब साइनोसॉइडल वेरिएशंस में क्या होगा? साइनोसॉइडल वेरिएशंस में ये होगा भाई, ये होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल का सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? वी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे वी नॉट क्या है? वी नॉट है मेरी मैक्सिमम पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओमेगा हो जाएगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें दो चीजें फटाफट जान लेते हैं यार। एक तो जान लेते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है? तो वो हो जाती है 2v नॉट अपॉन पाई, हो जाती है 2v नॉट अपॉन पाई। और दूसरा जान लेते हैं हम हमारा क्या? आरएमएस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हो जाता है वी नॉट अपॉन रूट टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू का आपका केस बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पावर का कैलकुलेशन आता है, जो मेन पावर का कैलकुलेशन आता है, वो आरएमएस वैल्यू से ही आता है। जो एक एवरेज पावर हम पूरी साइकिल में देखते हैं, वो वहां पे आरएमएस का रोल प्ले आता है। ठीक है, हमें जो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई बोला जाता है, हमारे घरों में 220 वोल्ट का एसी सप्लाई होता है ना, तो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई ये नहीं है, ये है।
जो 220 वोल्ट का बोलते हैं घरों में सप्लाई क्या है, स्टैंडर्ड सप्लाई 220 वोल्ट, और वो आरएमएस वैल्यू है। तो पीक एक्चुअल में उससे ज्यादा होती है। अगर कोई बोले आपसे कि किसी घर में 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है और पीक वैल्यू बताओ, तो पीक वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, V0 की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू को याद रखना, इंपॉर्टेंट वैल्यू। चलो सर, बढ़िया बढ़िया। अब आपने बता दिया आपका साइनोसॉइडल वेरिएशन रहेगा, ठीक है। उस साइनोसॉइडल वेरिएशन वाले एसी सोर्स को लगा दो फटाफट। किन किन के अक्रॉस? एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगाऊंगा, एक इंडक्टर के अक्रॉस लगाऊंगा, एक लगाऊंगा कैपेसिटर के अक्रॉस, फिर लगाऊंगा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, रेजिस्टर और इंडक्टर, फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर, और फिर लगाऊंगा तीनों के अक्रॉस, और सारी की सारी चीजें तुम लोगों को बता के जाऊंगा। सारी की सारी चीजें तुम लोगों को बता के जाऊंगा। हाँ यार सरीम, गुड आफ्टरनून सरीम, कैसे हो? कैसे हो तुम? इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाइए सर। बिल्कुल सरीम, एकदम इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स रहेगा, डोंट वरी, ओके। अब कमेंट्स पढ़ूंगा यार तुम्हारे, बिल्कुल कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तुम तुरंत पूछना, तुरंत बताऊंगा तुम्हें, ओके। चलो, सबसे पहला केस देखते हैं भाई। एसी सोर्स को लगा दिया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव मतलब एक रेजिस्टर लगा हुआ है। फटाफट इसमें कुछ कुछ चीजें हैं और हम सट जानेंगे क्या है। देखो, आपने सोर्स क्या दिया भाई? सोर्स दिया मैंने V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। बढ़िया है। ये रेजिस्टर रखा हुआ है, इसके थ्रू करंट जाएगा। करंट कैसे जाएगा? ओम्स लॉ आता है ना, अगर ओम्स लॉ आता है तुरंत पता चलेगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है सर, बढ़िया। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी V/R। ओके सर, बढ़िया। ये तो सर आता है हमें। इससे क्या बताना चाह, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब तुम इस सर्किट में करंट बताओगे। कैसे बताओगे? देखो बताता हूं। करंट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे I0 की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। समझ में आया? जो सर्किट में करंट चलेगा वो कितना हो जाएगा? सर्किट में करंट जाएगा दैट इज गोइंग टू बी I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज गोइंग टू बी द सर्किट करंट। ये हो जाएगा सर्किट में जो करंट जा रहा है। और ये किसके बराबर है? I0 की वैल्यू किसके बराबर है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू है सर मेरी V0 बाय R के बराबर। पीक वैल्यू है मेरी I0 बाय R के बराबर। सर मैं यकीन हिंदी से हूं सर, ये चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाते हैं सर, प्लीज हेल्प मी यार। सर बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तुम आज की आज समझ लोगे, ठीक है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट फटाफट समझ लोगे, टेंशन मत लेना। इस सेशन को देखने के बाद सीधे जाना PYQs पे, PYQs को सॉल्व कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, ये होता है करंट के बारे में। करंट जो होता है इस रेजिस्टर में वो सेम फेज में होता है। एसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि भाई जिस तरीके से आपका पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं, पोटेंशियल साइनोसॉइडल फंक्शन है, कभी पीक आएगा कभी मिनिमम आएगा, तो जिस हिसाब से वेरिएशन इसमें हो रहे हैं उसी हिसाब से वेरिएशन करंट में भी हो रहे हैं। जो करंट है उसमें भी सेम वेरिएशन ही हो रहे हैं। तो ये वेरिएशन की बात हो रही है, यहां पे हम फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। और फेजर डायग्राम की शुरुआत कर देते हैं चलो रेजिस्टिव सर्किट से ही। तो फेजर डायग्राम रेजिस्टिव सर्किट का कैसा बनेगा भाई? V और I का बनाता हूं, सिंपल सी बात, V और I का रेजिस्टिव फेजर डायग्राम बनाऊंगा। कायदे में मुझे यहां से ओमेगा टी एंगल पे जाना चाहिए, ठीक है। ओमेगा टी एंगल ये रहा, ओमेगा टी एंगल क्या, यहीं पे मेरा I0 भी आ रहा है और यहीं पे मेरा V0 भी आ रहा है। यहीं पे देख लो मेरा V0 भी आ गया, यहीं पे मेरा I0 भी आ गया। ये सेम फेज का केस होता है, ये होता है सेम फेज का केस। सेम फेज का केस मतलब जैसे ही आपका पीक वोल्टेज पहुंच गया यहां पे, वैसे ही करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। सिंपल सा गेम है, यही समझना है, ठीक है। फेज डायग्राम से ही पूरा गेम समझेंगे हम एसी का और किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अब नॉर्मली क्या करूंगा मैं, ओमेगा टी लेना तो चाहिए मुझे ओमेगा टी यहां से, लेकिन मैं ओमेगा टी को मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं, ठीक है। ओमेगा टी को मैं कहां मान लेता हूं? ओमेगा टी को मैं यहां मान लेता हूं, क्योंकि आगे जाके अब मैं जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करूंगा तब आपका ओमेगा टी, यही ओमेगा इधर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सो मैं इसी को स्टैंडर्ड मानता हूं। ये ओमेगा टी को मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया, इधर हॉरिजॉन्टल लेवल पे मान लिया, और I0 और V0 मेरे यहां हो गए, दोनों सेम फेज में। सबसे इजी सर्किट तो यही है मेरे पास, रेजिस्टिव। इसके बाद बात करते कैपेसिटिव की, इसके बाद बात करते कैपेसिटिव की। अब प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता है, तो यहां पे भी सेम गेम, यहां पे भी सेम गेम है। जो मेरा ओम्स लॉ था क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR। यहां पे भी वही होगा भाई, यहां पे भी वही होगा। यहां पे जो I की वैल्यू हो जाएगी वही होगी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। बस अभी रुक जाओ, अभी के लिए थम जाओ। इसके आगे कुछ करेंगे प्लस या माइनस, इसके आगे कुछ करेंगे प्लस या माइनस, ठीक है। I0 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? I0 की जो वैल्यू होती है वो होती है V0 अपॉन
आर होता था ना रेजिस्टिव में, रेजिस्टिव में क्या होता था, आर होता था। तो अगर रेजिस्टिव में आर होता था तो यहां पे हो जाएगा एक्स सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी। और एक्स सी क्या होता है, इसको बोला जाता है भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आया, कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए एक्स सी की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है कैपेसिटिव, नामकरण है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ठीक है, जहां पे सी की वैल्यू तो भाई कैपेसिटेंस है और ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें मिल ही जाएगा। ये सोर्स हमें दिया रहेगा तो हमें आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन एक्स सी। ओके, चलो मैक्सिमम निकाल दी। अब यहां आपने रोक दिया था तो यहां पे सेम गेम तुम्हें इस तरीके से याद रखना है। देखो ध्यान दो, आई मतलब करंट और आई से क्या चालू होता है, इंडक्टर। समझ में, आई मतलब करंट और आई से चालू होता है इंडक्टर। अब क्योंकि दोनों सेम नाम से चालू कर रहे हैं, जलन है, तो इसलिए इंडक्टर में करंट जो रहेगा वो पीछे रहता है। समझ में आया, आई मतलब करंट और आई मतलब इंडक्टर, आई से ही दोनों चालू हो रहे हैं, दोनों सेम नाम से चालू हो रहे हैं। इंडक्टर करंट को बुरा लग गया इसलिए करंट पीछे चलेगा। भाई किससे पीछे चलेगा, वो पीछे चलेगा आपका पोटेंशियल से। इंडक्टर में करंट पीछे चलेगा पोटेंशियल से और कैपेसिटर में करंट आगे चलेगा पोटेंशियल से। मतलब यहां पे अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट पोटेंशियल ओमेगा टी पे घूम रहा है ना, पोटेंशियल का फेस कितना, ओमेगा टी, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस π/2। सिंपल सी चीज, करंट की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। और अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूंगा इंडक्टर के लिए तो वहां पे हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, समझ में आया। सी डब्ल्यू क्या है सर, सी बेटा देख, एक्सी एक तरीके का रेजिस्टर है। जैसे रेजिस्टर था वहां पे, वैसे कैपेसिटर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रहा है। उस रेजिस्टेंस को मैंने एक्स सी से डिनोट किया, जो कि है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/c ओमेगा, जहां पे सी हो जाता है मेरा कैपेसिटेंस की वैल्यू और ओमेगा हो जाती है क्या, ओमेगा हो जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये देखो यहां दी हुई है, क्वेश्चन में दी रहेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके फेस को चेंज होने की कितनी देर में कितनी चक्कर मार रहा है, कितनी बार टरबाइन है, वो ही फ्रीक्वेंसी बताती है। समझ में आए, वो ये फ्रीक्वेंसी बताती है। ओके, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा समझ में, ये एक तरीके का रेजिस्टर है, तुम्हें इसको रेजिस्टर की तरह ही लेके चलना है। पूरे एसी में एक रेजिस्टर की तरह ही काम करेगा, ठीक, और वैसे ही गेम पूरा अपने को लेके चलना है। ओके, तो ये आ गया मेरा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। समझ में आ गया सर, करंट जो है कैपेसिटर में आगे रहेगा और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट बाय एक्स सी के बराबर। ये याद रखना, करंट क्या चलता है, करंट π/2 आगे रहता है। ठीक है, करंट π/2 आगे रहता है। भाई किससे रहता है, भाई एक ही चीज है, पोटेंशियल से आगे रह सकता है, पोटेंशियल से आगे रह सकता है। क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। ठीक है सर, ओके, समझ आ गया। अब इंडक्टर की बात कर लो, अभी बताया था इंडक्टर में क्या होगा सर, आई से करंट और आई से इंडक्टर। भाई आई जो है करंट वो चिढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, पीछे चलता है। तो इसमें जो करंट चलेगा, ये पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, इसमें जो करंट चलेगा वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी पे था, इधर से पीछे चल लेगा माइनस π/2। फेजर डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूं, पिछला केस भी ये वाला भी फेजर डायग्राम बनाऊंगा अगर, तो देखो इसी लेवल को मैंने ओमेगा टी मान लिया था, यहां है मेरा वी नॉट और आई नॉट कहां आ रहा है, आई नॉट तो सर आगे जा रहा था, ये रहा मेरा आई नॉट। सिंपल सी चीज, यहां है वी नॉट, यहां है मेरा आई नॉट। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करते हैं, तो यहां है मेरा वी नॉट और पीछे की तरफ आ गया आई नॉट। ठीक है, कितना आ गया देख ले, पीछे आ गया भाई, यहां से पीछे आ गया माइनस π/2, यही लिखा है माइनस π/2। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, माइनस π/2 आ गया। ठीक है सर, फेज बता दिया, ये बता, आई नॉट कितना होगा, वही गेम ओम्स लॉ आता है ना, आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। अब यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर हो जाएगा XL, यहाँ पे आर हो जाएगा XL। XL क्या दिखाता है, XL दिखाता है इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो XL क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके सर, फॉर्मूला ही बता दो एक्सेल का। भाई एक्सेल का फॉर्मूला हो जाता है एल ओमेगा, एक्सेल का फॉर्मूला हो गया एल ओमेगा। बस देख लो, सारी बातें हो गई। क्या मुझे रेजिस्टर का समझ में आया, हाँ। क्या मुझे कैपेसिटर का समझ में आया, हाँ। क्या मुझे इंडक्टर का समझ में आया, हाँ। यही तो बस बेस है, इनको समझ लिया, बाकी तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट तो इनको जोड़ करके हम निकाल ही लेंगे। समझ रहे हो, मेन चीज यही है।
मेन चीज आपको रेजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का पता होना चाहिए। अगर मुझे इन तीनों का समझ में आ गया कि भाई किसमें क्या आगे चल रहा है, किसमें क्या आगे पीछे चल रहा है, मैं पूरा गेम बदल दूंगा। ठीक है, रेजिस्टर में दोनों सेम फेज में, इंडक्टर में करंट पीछे और कैपेसिटर में करंट आगे। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। उसके बाद ओम्स लॉ लगाना है मेरे को, आई की वैल्यू बता दूंगा। रेजिस्टर के केस में तो वी नॉट बाय आर, इंडक्टर के केस में वी नॉट बाय एक्सएल और कैपेसिटर के केस में वी नॉट बाय एक्ससी। ओके, एक्सएल और एक्ससी क्या होता है? एक्ससी हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं, बस इतना समझ लिया अगर मैंने तो गेम खत्म। अब आगे तो इसके एप्लीकेशन है। अब इसके आगे तो बस देख लो तुम, सीरीज में दोनों को जोड़ो, फिर हटाओ, फिर तीन को जोड़ो, फिर समझ लो, बस इसी का गेम बचा है। ठीक है, तो आओ शुरू करते। अब ये समझ लिया ना, पूरा तीनों चीज समझ लिया, अभी इनको यूज करना। अब मात्र इनको यूज करना और कुछ यूज नहीं करना। चलो देखो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का यहाँ पे मैंने एसी यूज कर लिया, चलो मान लिया। ओके ठीक है, अब इसमें करंट जाएगा। अब ये क्या सीरीज में लगे? बचपन से पढ़ते आ रहे, सीरीज में जब दो रेजिस्टर लगे रहते तो उनमें करंट सेम होता है। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल सही बात है। करंट जो रहेगा दोनों में सेम रहेगा, करंट जो रहेगा दोनों में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल तो अलग अलग होता है ना। बिल्कुल, मैंने मना ही नहीं किया। तो वही गेम सेम है यहाँ पे कि भाई तुमने एक सोर्स तो यहाँ लगा दिया, करंट तो इसमें चलेगा, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है तो झक मार के करंट को तो सेम फेज में होना ही पड़ेगा। तो यहां हम करंट का नहीं देखेंगे मामला। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी हमने देखो इसको स्टैंडर्ड माना था और करंट को ड्रॉ किया ऊपर नीचे। अब हम यहाँ पे करंट को स्टैंडर्ड मानेंगे और पोटेंशियल का पूरा गुणा भाग करेंगे कि पोटेंशियल आगे है कि पोटेंशियल पीछे। समझो इस बात को, क्योंकि सीरीज में है तो करंट तो सेम होना ही है। तो इस सर्किट के लिए मैं क्या बोल दूंगा कि लेट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट। और यहां पे मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, इसको हटाओ, इसको हटाओ इसको हटाओ, ये हटाओ। मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर रहा कि भाई इसका पोटेंशियल कुछ है कि नहीं, भाड़ में जाए। मुझे करना है पहले करंट। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, मान लेते हैं सर्किट में करंट। ये भी इसी फेज में, ये भी इसी फेज में, क्योंकि सीरीज में है और अलग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सीरीज में अलग तो हो ही नहीं सकते। ठीक है सर, ओके, बढ़िया बढ़िया। अब जरा इसके अक्रॉस में पोटेंशियल बताता हूं। तो वी आर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल अक्रॉस वी आर कितना हो जाएगा? सर ओम्स लॉ वापस यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। इसका रेजिस्टेंस पता है? हाँ पता है, आर है। V इज इक्वल टू आई आर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो बस फिर वही लगा दो, जो भी आई की वैल्यू आ रही है इंटू आर। तो वी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, वी नॉट आर जिसे बोल रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू। पहली बात तो सेम फेज में रहते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस और मतलब रेजिस्टर में सेम फेज रहते हैं करंट और वोल्टेज का? हाँ बिल्कुल। तो ये तो सबसे पहले तो साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया। बिल्कुल, जैसा यहाँ साइन ओमेगा टी वैसा का वैसे रहेगा। इसकी बस बात बता देता हूं। तो वी नॉट आर जो हो जाएगा, वो तो सिंपल सर, जो भी करंट जा रहा है आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर। ओम्स लॉ लगाया, बस खत्म। देख लो, ये आ गई इक्वेशन किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। ये आ गई इक्वेशन इसके अक्रॉस। ऐसी इंडक्टर के अक्रॉस भी बताओ, बता देते हैं। वीएल की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट एल। अच्छा, इंडक्टर में क्या आगे रहता है? इंडक्टर में सर करंट जो था वो आई से चालू होता था, इंडक्टर से बुरा मान गया था, पीछे चलता है। तो पोटेंशियल आगे रहता है, करंट पीछे चलता है। एक ही चीज है, या तो करंट पीछे है या फिर पोटेंशियल आगे। तो तुम किसी भी एक चीज को समझ जाओ, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को समझ जाओ। तो वी नॉट एल यहां आएगा। ओमेगा टी कितनी है भाई? ओमेगा टी से प्लस पाई बाय 2 कर देना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देना। ये मेरा वीएल आ गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, अभी बता देना। ठीक है, ओके सर, ठीक है। सो वीएल की वैल्यू आ गई सर मेरी वी नॉट एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पोटेंशियल जो है इसमें पाई बाय 2 आगे रहता है, आपने जस्ट बताया, मतलब करंट पीछे रहता है। ओके, वी नॉट एल कितना हो जाएगा? अरे सिंपल गेम है ना यार, वी नॉट एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट एल जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट इनटू एक्सएल, जो अभी समझा था, आई नॉट इनटू एक्सएल। ओके, सो आई नॉट अपॉन एल ओमेगा। ओके सर, ठीक है। तो हमने वी नॉट एल भी बता दिया और हमने वी नॉट आर भी बता दिया। क्या यही है मेन? नहीं, इसमें मेन गेम रहता है पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन करो। ये नहीं था, ये गिवन नहीं था, जैसे लिख दिया, ये नहीं था गिवन। हमें क्या गिवन है? मात्र आई की वैल्यू, ये गिवन है। और अब हमें सर्किट में जो पोटेंशियल चल रहा है उसकी वैल्यू पता करनी है। मतलब इन दोनों के अक्रॉस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पता करना है। इन दोनों से चलता हुआ करंट तो पता कर चुके हैं, लिखा हुआ था। अब हमें इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पता करना है और टाइम वेरिंग फंक्शन में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? फेजर डायग्राम की मदद से। कैसे? फेजर डायग्राम की मदद से। आओ देखो, बताता हूं कैसे फेजर डायग्राम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन तो मैं ओमेगा टी मान लेता हूं, सिद्ध बात है। इस डायरेक्शन में क्या है मेरा? इस डायरेक्शन में तो सर मेरा आई नॉट था, इतने एंगल पे मेरा आई नॉट था। ओके सर, बढ़िया।
वी नॉट कहां पे है, वी नॉट कहां पे, तो इसकी बात करोगे अक्रॉस रेजिस्टर, सर ये तो सेमी डायरेक्शन में था, बिल्कुल ये तो सेमी डायरेक्शन में था, तो सेम डायरेक्शन में था तो मैं बिल्कुल काउंटर भी नहीं कर रहा उस चीज को। ये आ गया मेरा वी नॉट, ये आ गया मेरा वी नॉट, किसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस। ओके बढ़िया। वी नॉट एल के अक्रॉस कहां था, सर वी नॉट एल के अक्रॉस तो पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा था। पाई बाय 2 फेज आगे मतलब ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं भाई, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना रहता है। तो यहां से मैं पाई बाय 2 ऊपर जाऊंगा, ये रहा मेरा क्या, ये रहा सर मेरा वी नॉट एल। वी नॉट एल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, देख लो फेज के थ्रू पता किया। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा वो मेरा आंसर होगा, यही फेजर का नियम है। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, सर परपेंडिकुलर वेक्टर है, इधर आएगा, और ये जो आएगा ना मेरा, ये जो आएगा ये वी नॉट, ये बेसिकली जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, वो बताएगा इसका वेक्टर सम। ठीक है, समझ में आया? टफ है क्या? बिल्कुल नहीं यार, ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर से तो हम बचपन से खेलते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी नॉट एल होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर होल स्क्वायर। ओके, यहां से देखो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एक नई चीज निकालूंगा। वी नॉट एल की वैल्यू कितनी थी, पहले तो ये याद रख लो, इससे पता कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। अब वी नॉट एल की वैल्यू कितनी थी, सर वी नॉट एल की वैल्यू ये रही आई नॉट बाय एक्स एल होल स्क्वायर। ओके, साथ ही साथ वी नॉट आर की वैल्यू कितनी थी, सर वी नॉट आर की वैल्यू थी आई नॉट बाय आर होल स्क्वायर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। अगर ये हो गया तो ये वी नॉट, और इस वी नॉट को क्या बोल दूंगा, इस वी नॉट को मैं बोल दूंगा, इस वी नॉट को मैं बोलूंगा जो भी सर्किट में करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय जेड, जो भी सर्किट में करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय जेड। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अब ये बताओ मुझे, यहां से इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या लिख दिया यार, गलत लिख दिया ना, आई नॉट इंटू एक्सएल होगा ना, क्या लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना यार, खुद ही ओम्स लॉ भूल गया मैं। ये हो जाएगा आई नॉट इंटू जेड, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आई नॉट इंटू एक्स एल, और ये हो गया आई नॉट इंटू आर। भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ कैसे भूल सकते हो सर आप? आई इज इक्वल टू, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला यार अपूर्व, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो तो अब देखो ये हो गया, ये आई नॉट इंटू जेड। अब ये जेड क्या बोल रहा हूं, ये जेड उसकी तरह है जैसे कि सीरीज में दो रेजिस्टर लगते थे और दोनों के सम को हम आर इफेक्टिव बोलते थे, वैसे इसका एक नया नामकरण कर दिया, नया चैप्टर है ना, नाम से मत घबराना, बस नाम रट लेना। इसको बोला जाता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसको बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब तुम तो बस देखो गेम वैसे ही समझना जैसे कि आर इफेक्टिव होता है। सही बात है यार, एकदम सही बात। देखो हीट करंट तो मैं सही बताऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ाता हूं, ठीक है, और एसी को भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मुझे पढ़ना बस करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को, मैं कंडक्शन में रेजिस्टर्स, हीट रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को, और यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन को समझ सकता हूं। बस मुझे चीजों को सिमिलर एनालाइज करना, मतलब उनके बीच में समानता ढूंढना आना चाहिए। अगर मुझे लीनियर मोशन बहुत अच्छे से आता है, सर्कुलर मोशन तो मैं यूं कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं चीजों के बीच में समानता देख पाता हूं तो यहां से देखो जेड की वैल्यू आ रही बहुत मस्त सी, इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पे एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/L ओमेगा के बराबर। एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी 1/L ओमेगा के बराबर। एक तो बहुत मजेदार चीज ये पता चली, दूसरी मजेदार चीज पता है क्या पता चली, दूसरी मजेदार ये चीज पता चली कि भाई आई नॉट जो था सर्किट में इधर था ओमेगा टी पे, और वी नॉट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, इस एंगल को बोलते हैं फाई, और ये दिखाता है कि वो कितना आगे है। तो फाई की वैल्यू बताओ, tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा जो भी मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय मेरा बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी नॉट एल, बेस हो जाएगा वी नॉट आर। वी नॉट एल तो पता किया था हमने सर, ये था आई नॉट इंटू एक्सएल, हाँ जी बिल्कुल, और वी नॉट आर भी पता किया था, ये था मेरा आई नॉट इंटू आर, बिल्कुल आई नॉट कैंसिल, फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। देख लो तो इतना आगे वो चल रहा है, इतना आगे वो चल रहा है। तो फाइनल फाइनल इक्वेशन बता सकते हो क्या, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस दिस आरएल सर्किट कितना हो रहा है सर, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। देख लो भाई, देख लो मेरे भाई, निकाल दी मैंने इक्वेशन, निकाल दी मैंने इक्वेशन पूरी की पूरी निकाल दी कि V की जो वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
फाई के बराबर होगी। जहां फाई की वैल्यू है तुम्हारे सामने लिखी हुई है, कितनी है, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। बिल्कुल वो समझ गए। वी नॉट की वैल्यू समझ गए क्या? हाँ वी नॉट भी सर समझ गए। वी नॉट की वैल्यू है आई नॉट इंटू जेड, ये रहा जेड, आई नॉट बस मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमने वी नॉट भी निकाल दिया, हमने फेज भी निकाल दिया, हमने पता भी कर दिया सर्किट में करंट ऐसा जाएगा। मतलब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस हिसाब से वेरी करेगा। बस तो यही होगा क्वेश्चन में, या तो इंपीडेंस निकालने का तुमसे पूछेंगे, वो बता दिया कैसे निकालोगे, और इसी को रटना नहीं, इसी चीज को एक में करो बाकी में समानताएं देख लो, एक में करो बाकी में सिमिलरिटी देख लो, तो बाकी सब में इस पूरे तरीके से थोड़ी बताएंगे, बाकी में तो हम ऐसे ही समझ लेंगे कि ठीक है ऐसे हिसाब होगा। क्लियर है? ओके। अब इसी के साथ अगले पे चलते हैं। अगला आ रहा है भाई आरसी सर्किट। तो सेम केस यहाँ पे मैं डायरेक्ट तुम्हें पता है क्या बताऊंगा, डायरेक्ट तुम्हें मैं फेजर डायग्राम से बताऊंगा, डायरेक्ट मैं फेजर डायग्राम से बताऊंगा कि भाई सर्किट में करंट कहां जाएगा, आई नॉट, ये रहा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। वी यहाँ पे नहीं गिवन है, वी यहाँ पे नहीं गिवन है, पता नहीं क्यों बार बार आ जा रहा है, वी यहाँ पे गिवन नहीं है। ये सर्किट में करंट जा रहा है। अब जरा मुझे बताओ आर कितना होगा, आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम फेज में होगा वी नॉट। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कैपेसिटर में करंट आगे चलता है यानी पोटेंशियल पीछे चलते हैं, तो पोटेंशियल भैया इधर आ जाएंगे। ये वी नॉट आर हो गया, ये वी नॉट सी हो गया, तो इन दोनों का नेट रिजल्ट इधर आएगा ये, तो ये फाई माइनस में जाएगा। मतलब जो नेट वी नॉट आएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई होएगा। ओके, और फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे उतनी होगी, tan फाई विल बी इक्वल टू वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, यानी कि tan फाई विल बी इक्वल टू वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। वी नॉट एल हो जाता है सॉरी एल क्यों बोल रहा हूं, वी नॉट सी 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 माई मिस्टेक, वी नॉट सी क्योंकि कैपेसिटर है ना, और वी नॉट सी कितना होता है, वी नॉट सी हो जाएगा सर आई नॉट इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू आर, ये हो गया मेरा एक्स सी बाय आर। और एक्स सी की वैल्यू कितनी है, एक्स सी की वैल्यू है 1 अपॉन सी ओमेगा, कितनी है 1 अपॉन सी ओमेगा, तो 1 अपॉन सी ओमेगा आर आ गई tan फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू पुट के यहां रख देना। ओके सर समझ आ गया। वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरी जो भी आई नॉट है ना, आई नॉट है ना टाइम्स इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, आई नॉट इंटू इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीखना है क्या, अरे भाई ये आर है तो इसका आर क्या है, इसका आर है एक्स सी, और सीरीज में जोड़ते कैसे, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जुड़ जाएंगे उसी तरीके से, आई नॉट इंटू, जैसे पिछला केस में तुमने सीरीज में देखा ना वैसे ही जोड़ होगा, वैसे ही जोड़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है वी नॉट आर और वी नॉट सी इधर इधर, ठीक है। तो कैसे जुड़ जाएंगे, इसको z ले लेता हूं, और z की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा वी नॉट। देख लो देख लो, समझ गए, एक जगह हमने समझा, एक जगह हमने समझा और अप्लाई यहां कर दिया, उधर पीछे वाले केस में समझा और इस केस में अप्लाई कर दिया। कोई भी दिक्कत कोई भी सवाल हो पूछो बताओ, समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज हार्ट्स दे दो, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमने सीरीज आरसी सर्किट भी समझ लिया, हमने सीरीज आरसी सर्किट भी समझ लिया। ओके सर, अब क्या बच रहा है, अब आएगा आपका एलसी सर्किट। ठीक है, अब आ गया आपका एलसी सर्किट। आरसी सर्किट तो कर लिया, अब एलसी सर्किट करते हैं। तो एलसी सर्किट में भी सेम गेम, एलसी सर्किट में भी सेम गेम। क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या मानेंगे, सर्किट में सर करंट मान लूंगा मैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अभी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। ये देखो, ये फेजर डायग्राम, इधर आ गया मेरा क्या, इधर आ गया मेरा नेट करंट, सॉरी हाँ इधर आ गया मेरा नेट करंट। पोटेंशियल इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल आगे, तो ये वी नॉट एल। कैपेसिटर में पीछे, ये आ गया मेरा वी नॉट सी। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा, क्योंकि एक के पीछे एक है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के जो नेट रिजल्ट रहेगा, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट रहेगा, उससे एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई जो आपका सर्किट है वो कैपेसिटिव है ओवरऑल या फिर इंडक्टिव है ओवरऑल। ठीक है, यहां से पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा होगा, दोनों बराबर होगा तो मजे की बात है, तो मजे की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। बट यहाँ पे अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो जो भी डोमिनेट करेगा उस तरफ जाएगा। तो सपोज हम मान लेते वी नॉट एल की तरफ जा रहे, ये ज्यादा हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सिंपल यार, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। सो जो नेट वी की वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट एल
माइनस वी नॉट सी। अब वी नॉट एल कितना है, वी नॉट एल है मेरा आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी। सो याद दो इसका इसका और v की जगह क्या रख दूंगा, v की जगह रख दूंगा आई नॉट इंटू जेड। तो इंपिडेंस इसमें कैसे डिफाइन होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी से, ये उसका इंपिडेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू आई नॉट इंटू जेड के बराबर। ओके, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऊपर वाला माना है तो पाई बाय 2 आगे प्लस पाई बाय 2 आगे। ठीक, क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस हिसाब से तुम आरएल सर्किट का भी एनालिसिस देख सकते हो। देखो तुम लोगों के सामने कर दिया है मैंने, तुम लोगों के सामने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है भाई, पूरा का पूरा सोल्यूशन तुम लोगों के सामने है। एंड आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है। पूरा एनालिसिस किया है आरसी का, आरएल का और एलसी का, कम समय में तीनों की तीनों खत्म कर दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे हम चलेंगे और बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की, जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें भी सेम ही गेम लगेगा, इसमें भी सेम ही गेम लगेगा कि सर्किट में करंट जो होगा वो कितना है, सर्किट में करंट हो जाएगा सर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आर एल और वीसी के अक्रॉस, भाई आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, सेम फेस। इसमें ये जो पोटेंशियल है वो कितना रहता है भाई, पोटेंशियल यहाँ पे आगे चलता है, यहाँ पीछे चलता है। तो फेजर डायग्राम से बना दो यार, फेजर डायग्राम की मदद से बनाओ। चलो फेजर डायग्राम की मदद से बनाते हैं। इधर आ गया मेरा क्या, इधर तो आ गया मेरा आई नॉट, उसके बाद फिर वी नॉट आर कहाँ आ गया, वी नॉट आर आ गया ये आ गया मेरा वी नॉट आर। ठीक है, वी नॉट सी का आएगा, वी नॉट सी आ जाएगा मेरा, लाल से बनाता हूं, ये मेरा वी नॉट सी नहीं आएगा, मेरा वी नॉट एल आएगा। ठीक है, दिख रहा है, ओके। दूसरा बनाते हैं इससे और इनसे, ये आ गया मेरा वी नॉट आर, सॉरी वी नॉट सी, सी 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 आर नहीं, वी नॉट सी, ये आ गया मेरा वी नॉट सी। अब देखो, अब ये अगर आ चुका है तो अब या तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, पहले डिसाइड कर लेना। सपोज मान लेते हैं ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा होता है, अगर ये ज्यादा होता है तो फाइनली नेट इनका इधर आएगा, ये हो जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी के बराबर, और इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा वी नेट। यहाँ देख सकते हो फाई की वैल्यू, tan फाई डिफाइन कर दो, tan फाई डिफाइन कर दोगे जो कि वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी आर के, वी नॉट आर के बराबर। tan फाई डिफाइन कर दो और उसके बाद फाइनल पोटेंशियल भी बता दो। तो फाइनल पोटेंशियल तो देखो यू बता दूंगा, v इज इक्वल टू वी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बशर्ते कि वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज्यादा है। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ -5 आएगा, फेज नीचे सरक जाएगा। आई थिंक ये पूरी चीजें समझ में आ रही है आपको, सेम गेम है भाई, पूरा का पूरा सेम गेम है, कुछ भी अलग नहीं जा रहा मैं, जैसा फेज डायग्राम बताया स्टार्टिंग से वही चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज्यादा है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, ओके। तो 5 यहाँ पे आ गया, 5 वहां पे पुट कर दिया। अब वी नॉट की वैल्यू बताओ और 5 की वैल्यू बताओ, वी नॉट की वैल्यू बता दो और 5 की वैल्यू बता दो। इतना सा काम अभी बता देता हूँ। वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू इससे देख के बताओ, वी नॉट ये वी नॉट नेट जो देख रहे हो वही है वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर में हो गया वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस वी नॉट आर स्क्वायर, बस आर स्क्वायर नहीं वी नॉट आर स्क्वायर, कितना हो गया वी नॉट आर स्क्वायर। ओके, पूरे का अंडर रूट, ओके। इस वी नॉट को ये निकाल लोगे ना, यहां से ये निकाल लोगे तो वी नॉट यहाँ प्लेस कर सकते हो। अब ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें, अभी निकाल के देता हूँ। इसको मैं आई नॉट इंटू जेड दूंगा, जेड मतलब इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इसको क्या ले लूंगा मैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, ये हो गया आई नॉट इंटू एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर की वैल्यू। भाई वी नॉट आर बताओ कितना हो जाएगा, वी नॉट आर कितना हो गया, वी नॉट आर हो जाएगा मेरा आई नॉट इंटू आर के बराबर। ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई नॉट तो कैंसिल हो रहा है भाई, आई नॉट कैंसिल हो रहा है और इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। इम्पीडेंस इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल इनटू एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा तुमसे इंपीडेंस बताओ सर्किट का, कैपेसिटेंस एल की वैल्यू दे देगा और ओमेगा दे देगा, एक क्वेश्चन में ऐसे बता देगा कि वी इतना है।
तो तुम्हें बस उस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें पता है एक्सएल हो जाता है एल ओमेगा, एक्ससी हो जाता है 1/c ओमेगा, और आर की वैल्यू पता रहेगी तो क्या तुम इससे नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। प्लीज ऐसा मत बोलना कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा बोल दोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा और तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। तो तुम बिल्कुल निकाल लोगे। ये आ गई तुम्हारी इंपिडेंस ऑफ द सर्किट की वैल्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज। ओके, इंपिडेंस निकाल दिया। फाई की वैल्यू भी बता दो सर। फाई की वैल्यू यूं निकाल देता हूं, देखो tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया v0l माइनस v0c डिवाइडेड बाय v0r। अब v0l क्या था सर? v0l तो था मेरा i0 इंटू xl, ये था i0 इंटू xc और ये था i0 अपॉन r। तो फाइनली आ रहा है क्या? xl माइनस xc, ये आ रहा है क्या? xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r। ये है मेरी tan ऑफ फाई की वैल्यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अवश्य यही आ रहा है मेरा फाई। यहां से क्या मैं फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मेरा पूरा का पूरा गेम बन गया? यस, बिल्कुल। पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट का। एक चीज इसमें बच रही है, रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है भाई, कौन सी सिचुएशन में होता है? तो रेजोनेंस अभी बताता हूँ। ये जेड को जरा ध्यान देखो, ये जेड को जरा ध्यान दो। उसके बाद फिर पावर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो भी बताता हूँ। तो इस जेड को सबसे पहले तो ध्यान दे लो, ये जेड को ध्यान दे लो और इस कंपोनेंट को ध्यान दे लो। ठीक है, चलो जेड को ध्यान दे लिया सर हमने, जेड को ध्यान दे लिया। अब आओ बात करते हैं आगे, ये चीज यहां तक समझ में। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। तो देखो, रेजोनेंस बताने के लिए जो फाइनल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट इंटू जेड, है कि नहीं? आई नॉट इंटू जेड के बराबर होगा, यही बता रहे हो आप। तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, यहां से आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाय जेड। ओके सर, ठीक है। अब कायदे में होता क्या है ये तो देखो, हमने समझने के लिए पहले करंट डिफाइन किया, करंट डिफाइन करने के बाद फिर हम आगे बात कर रहे हैं। लेकिन कायदे में होता क्या है? कायदे में तो यही होता है ना, 220 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया जाता है। शुरुआत से बात करें तो होता क्या है? शुरुआत में तो आप एसी का एक सप्लाई देते हो ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो। और अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो आप, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लगा रहे हो, तो भाई उसके बाद फिर उससे करंट ड्राइव होता है। समझ रहे हो बात को? आप पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाते हो। हम भले उल्टा चल रहे हैं क्योंकि हमने सीरीज और पैरेलल से पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स आपको ये नहीं बोलती कि तुम जिस तरीके से जाओगे वो गलत है, सही है। तुम्हें आंसर आना चाहिए। प्रोसेस कैन बी डिफरेंट बट द रिजल्ट, फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी द सेम, कि तुम्हें पास सही आंसर के साथ होना चाहिए ताकि तुम्हें +4 नंबर मिल सके एग्जाम। ठीक है सर, ओके। अब आई नॉट की जो वैल्यू होगी वी नॉट लगाने पे, जो भी एसी सोर्स लगा रहे हो उसकी पीक वैल्यू बराबर जेड कर दोगे तो तुम्हें आई नॉट मिल जाएगी, मतलब उस करंट चलने वाले की पीक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई, पता चल गया। अब जेड की जरा एक्सप्रेशन देखना, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाती v अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी, और एक्सएल को लिख रहा हूं मैं एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से ये देखा गया कि भाई आई नॉट जो है वो तो यार जो एसी सोर्स तुम लगा रहे हो ना, ये जो तुम एसी सोर्स लगाओगे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे चक्कर कितनी तेजी में आ रहा है, कितनी देर में तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है बॉस, उस पर डिपेंड कर रहा है। देख लो, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उस पर अगर डिपेंड कर रहा है, मुझे तो देखो करंट चाहिए मैक्सिमम, सिंपल सी चीज, मेरे को ऐसा फालतू की चीजों से मतलब नहीं, अपन को चाहिए मैक्सिमम करंट। अपने को ये बता दो सिंपल सी चीज कि मैं इसको कितना रखूं, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी रखूं कि ये भाई साहब मेरे मैक्सिमम आ जाए। क्या करोगे इन भाई साहब को मैक्सिमम करने के लिए? भाई इनको मैक्सिमम करना है, ये सारी चीजें डिनोमिनेटर में है, क्यों ना डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा करते जाए, और छोटा और छोटा। फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया तो यार देखा ये क्वांटिटी के बाहर तो स्क्वायर है, तो कितना भी मैं नेगेटिव में छोटा कर लूं, स्क्वायर वापस उससे पॉजिटिव कर देगा। तो इस केसेस में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है भाई? इनको शून्य कर दो। इस चीज को शून्य कर दोगे तो आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो वही सिनेरियो बन जाता है आपका रेजोनेंस का, कि जब इस पूरे एंटायर क्वांटिटी को अगर आपने शून्य के बराबर कर दिया तो आपका आई नॉट peak value of the current running in that AC circuit will turn out to be of its maximum value. मैक्सिमम वैल्यू पे करंट चला जाएगा, जिसे हम रेजोनेंस की कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ओके, बढ़िया। तो क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, वो यहां दी हुई है। और एक ग्राफ के तौर पे देखोगे तो आई की जो वैल्यू है ना, आई का वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है। ये एक जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? ये होती है मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब ये मामला पूरा का पूरा शून्य हो जाए। शून्य करने के लिए तुम भी निकाल सकते हो ओमेगा एल और 1/c ओमेगा को बराबर कर दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिन जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई प्लीज मेमोराइज कर लेना, फॉर्मूला क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से निकलेगी, दैट इज 1/√LC। आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ चुकी है। ओके, बढ़िया।
जरा पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया। सीरीज एलसीआर सर्किट में मैंने देखा कि भाई मेरा जो पोटेंशियल आ रहा था वो आ रहा था ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वापस गेम पे आ जाते हैं कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ था, मैंने बता दी ना, मैंने वो पोटेंशियल हटा के पहले करंट बना के फिर पोटेंशियल समझा अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मेरे को सीरीज में करंट से ज्यादा प्यार था क्योंकि वो सेम रहता है। अब देखो कायदे में क्या देते हो तुम, कायदे में तुम एक सीरीज एलसीआर में क्या लगाओगे, एक सीरीज एलसीआर में तुमने वी दे दिया वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ करंट चलने लगा जो कि वैल्यू है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों के बीच में फाइव का फेज डिफरेंस। ओके सर, मान ली बिल्कुल बात। अब मैंने सोचा यार मुझे पावर बतानी है, मुझे पावर पता करनी है। पावर के लिए क्या करूंगा, पावर का सिंपल फॉर्मूला आता है, बचपन से खेल रहा हूँ, वी इंटू आई, बिल्कुल वही यूज किया, तो देखो ऐसा फॉर्म आ गया, ई नॉट साइन और ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैंने बोला यार ये पावर भी साला आ रही है मेरे टाइम फंक्शन में, इससे क्या मजा आएगा, क्यों ना एवरेज निकाल के देखें, और यहीं से आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस भी समझ में आया, ठीक है। क्योंकि जब मैंने एवरेज पावर कैलकुलेशन की कि पर्टिकुलर अंतराल में कुछ समय में कितनी ज्यादा पावर हो रही है, तब जाके मुझे आरएमएस वैल्यू की अहमियत भी पता चली। तो जैसे ही मैंने ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, ये क्या थी, समय के साथ चेंज होने वाली वैल्यू, ये आ गई। और जैसे ही मैंने इसकी एवरेज वैल्यू निकाली, देखो मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, हालांकि कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, साइन सी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, उससे आराम से आंसर आ जाएगा। तो एवरेज पावर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सर ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव, ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव। समझ में आया भाई, ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव। अब ई नॉट आई नॉट बाई टू को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ई नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। और ये बेसिकली मेरे क्या है, ये है मेरी आरएमएस वैल्यू, ये है मेरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। सो जो मेरा एवरेज वैल्यू होती है, देखो किस पे डिपेंड करती है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इंटू एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। क्या ये पावर फैक्टर इंपीडेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाले जा सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल। क्या था देख लो, यहां पे आया था आपका एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी यहां आया था, इधर पे आया था आर, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट था ये था। तो cos फाइव की वैल्यू भी यहां से बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, श्योर शॉर्ट बता सकते हैं। cos फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos फाइव की वैल्यू हो जाएगी जो भी बेस है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, आर, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो cos फाइव यहां से भी बता सकते हैं, cos फाइव यहां से भी बता सकते हैं। और यार ये तो मेरा z दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो z को इधर ले जाओ ना, मैंने कब मना किया z नहीं है। तो cos फाइव की वैल्यू कितनी है, cos फाइव की वैल्यू r बाय z ही तो है, cos फाइव की वैल्यू r बाय z ही तो है, cos फाइव की वैल्यू, ये शायद दिख नहीं रहा, रुको मैं दूसरी जगह लिख रहा हूँ, cos फाइव की वैल्यू r बाय z ही तो है भाई लोग, cos फाइव इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। याद रखो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताऊं कभी कभी तो इंपीडेंस दे देते हैं, मात्र पूछते हैं आर की वैल्यू बताओ, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू इतनी है, घूमते रह जाओगे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। cos फाइव इज इक्वल टू आर बाय जेड, इंपॉर्टेंट है बॉस, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है। सो आई थिंक यार सारी चीजें खींच ली हमने, सारी चीजें समझ ली हैं। एक और ये एलिमेंट समझ लेते हैं कि वॉटलेस कंपोनेंट क्या कहलाता है। तो वॉटलेस कंपोनेंट बेसिकली यही है कि देखो तुम पावर कैलकुलेशन देख रहे हो, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा सर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। अब जो करंट है वो पोटेंशियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो करंट है वो पोटेंशियल के साथ एंगल बना रहा है, ये रहा मेरा वी, ये आरएमएस वैल्यू, ठीक है, ये फाइव का एंगल बना रहा है। अब देखेंगे तो कायदे में तो यार पोटेंशियल करंट का जो कॉस फाइव वाला कंपोनेंट है वही आ रहा है बस रोल प्ले में। पावर कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, एवरेज पावर कैलकुलेशन में कौन सा रोल प्ले में आ रहा है भाई, वही जो कंपोनेंट है पोटेंशियल के अक्रॉस फेजर डायग्राम के तहत, राइट। तो ये वाले का क्या काम है, इस वाले का क्या काम है, तो इस वाले का काम है ऐसा करंट देना जिससे कोई पावर जनरेट ना हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, समझ गए। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या कहलाता है, इसी को हम वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। ओके बढ़िया।
आई थिंक सबको बढ़िया से समझ में आ रही हैं चीजें। चलो सर बढ़िया, अब फटाफट जरा ट्रांसफॉर्मर भी बता दो। 2 मिनट में ट्रांसफॉर्मर भी बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता है म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। एक होती है प्राइमरी कॉइल, दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन करना है। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है और उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यार एक बहुत अमेजिंग सी चीज है जो मैं अभी जस्ट आपको बताना भूल गया हूं। जितने लोग लाइव हैं देख रहे हैं, प्लीज यार सुनो इस चीज को। 4 PM लाइव, 4 PM लाइव इस चैनल पे आ जाना। आ जाओगे तो जीवन की बहुत ही अच्छी चीज है आपको आज पता चल जाएंगे, ठीक है। कितने बजे आना है? 4 PM लाइव इसी चैनल पे। 4 PM लाइव आओ, आपको एक बहुत अमेजिंग सी और बहुत सरप्राइजिंग न्यूज पता चलने वाली है जिसमें हम बहुत धमाकेदार चीजें करने वाले, ठीक है। सो 4 बजे हम लाइव मिलेंगे, इसी सेशन में मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे और आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी करेंगे। चलो फटाफट फटाफट मैं इसको जरा कंप्लीट करता हूं। फटाफट ट्रांसफॉर्मर का केस देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली क्या है, मेरा म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस की शेयरिंग होती है। क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की शेयरिंग होती है। जैसे कि मैंने प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस EP लगाए, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ES जनरेट हो जाता है, क्योंकि देखो कोर सेम है और म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। अब इन दोनों का जो सेटअप है, इन दोनों का जो डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल है वो रिलेट होता है इनके नंबर ऑफ लूप से। मतलब इसका नंबर ऑफ लूप बढ़ाऊंगा तो यहाँ का पोटेंशियल मैं बेसिकली गवर्न कर सकता हूं। कम करने पे, ज्यादा करने पे मैं आउटपुट जो है, जिसको मैं आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल बोलता हूँ, सेकेंडरी कॉइल कहलाती है या फिर आउटपुट बोलते हैं, इसका पोटेंशियल निकाल के एडजस्ट कर सकता हूं। और इसी में केस बनता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का। तो रिलेशन क्या रहती है? रिलेशन सिंपली ये रहती है, जो भी पोटेंशियल का आउटपुट रहेगा E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी। सेकेंडरी बेसिकली क्या दे रहा है मेरे को? आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है। ये मेरा आउटपुट पोटेंशियल और ये मेरा क्या दे रहा है? इनपुट पोटेंशियल। दिस इज माय इनपुट पोटेंशियल। तो इनपुट मैंने लगाया, आउटपुट मेरा कितना निकलेगा इस पे डिपेंड करेगा, NS अपॉन NP। EP को उधर ले जाओ तो सेकेंडरी आउटपुट हो जाएगा मेरा NS, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ लूप्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू EP प्राइमरी कॉइल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। ओके बढ़िया सर। तो इस हिसाब से क्या समझ सकते हैं? इस हिसाब से ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स अगर सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा रहेंगी तो पोटेंशियल फाइनल जो मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। तुमने 100 वोल्ट लगाया, बढ़ के मिल रहा है 220 वोल्ट। और अगर ये कम हो जाएंगी तो क्या मिलेगा? जो पोटेंशियल है वो कम आएगा। तो इसी हिसाब पे हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। क्या? स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? चलो बढ़िया। तो भाई इसी के साथ AC के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे। अच्छा, अरे कोई नहीं यार अपूर्व, रिकॉर्डेड सेशन तुम देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यार, 4 बजे लाइव आओ, तुम्हें बहुत सारी अमेजिंग चीजें मिलेंगी। जितने भी लोग देख रहे हैं 4 बजे प्लीज पहुंच जाओ इस चैनल पे। बहुत ही बेहतरीन सा सरप्राइज है आपके लोगों के लिए वेट कर रहा है। अब इसके साथ यार आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और नोट्स मिलेंगे अपूर्व टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे EM वेव्स का जो थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ है मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट कराऊंगा। आज नहीं करवाएंगे हम, आज हम इसको AC तक ही कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई थिंक AC का अभी तक का पूरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी मिल गई होगी, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा। जल्द ही जल्द आपने इनसाइट्स भी देख लिए होंगे, कोई भी लूज एंड्स रहे होंगे आप यहाँ समझ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में पूछिए। अगर आपके दोस्तों को ये सेशंस की जरूरत है तो प्लीज उन्हें शेयर करो। और यार लाइक जरूर कर देना अगर आपको कुछ भी अच्छा पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि YouTube बाबा तभी डिटेक्ट कर पाता है कि यहाँ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और उसका एल्गो इन सारे वीडियोस को इधर से उधर पहुंचाएगा, ठीक है। सो यार इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपूर्व, बिल्कुल पोस्ट होगा, ठीक है। हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, और बल्कि अगले क्या आज ही मिलते हैं हम शाम को। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।